हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास की शुरुआत भी हम एक न्यूमेरिकल से करेंगे। सवाल आपके सामने दिख रहा है। सवाल में कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट ऑफ लेंथ स्मॉल l ऑन टू स्मॉल रोलर्स मूविंग एट स्पीड v. Find the speed at which the block is projected so that heat dissipated against friction is maximum. कह रहा है कि जो हीट का डिसिपेशन होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो मैक्सिमम होना चाहिए। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम हीट, और कह रहा है क्या बताओ वो मैक्सिमम हीट क्या होनी चाहिए। दो चीज़ यहाँ से पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। और इसमें गिवन क्या है, ब्लॉक का मास आपका m दिया हुआ है, साथ ही साथ जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी लंबाई जो है वो स्मॉल l गिवन है, और ये दिया है कि वो v स्पीड से वो जो रोलर्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास एक रोलर और ये हमारे पास दूसरा रोलर है। ठीक है ना, ये दोनों रोलर्स हैं और इसके ऊपर जो हमारी है वो कन्वेयर बेल्ट है। तो हमने मान लिया कि दिस वन इज आवर कन्वेयर बेल्ट। ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है, इसके ऊपर ये हमारी कन्वेयर बेल्ट हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई दिया हुआ है, ये गिवन है कि जो रोलर्स के बीच की जो डिस्टेंस है, या फिर बेल्ट की लंबाई कह लो या रोलर के बीच की डिस्टेंस कह लो, दोनों एक ही बात है। एल गिवन है, बोला है कि और ये जो रोलर्स है ना ये वी स्पीड से मतलब ये घूम रहा है, इसका मतलब जो बेल्ट है वो वी स्पीड से इसके ऊपर मूव कर रही है। ठीक है, एक ब्लॉक है और ब्लॉक को कह रखा है कि प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। कह रखा है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टली किसी एक एंड से प्रोजेक्ट किया गया, तो हमने माना कि यहाँ से ब्लॉक को जो है वो प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, सो ये यहाँ से ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया गया। हमने माना कि m मास का ये ब्लॉक है, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, सवाल को ज़रा समझिए। सवाल कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ ताकि जो हीट डिसिपेशन हो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो मैक्सिमम हो। तो भैया अगर हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हीट का डिसिपेशन मैक्सिमम हो तो हमारी ये कोशिश होगी कि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक लगे। ठीक है, अगर इस ब्लॉक को हमने मान लो यहाँ से वेलोसिटी दी v0, ठीक है, और इस वेलोसिटी की वजह से ये ब्लॉक यहाँ तक आया, उसके बाद बेल्ट से बाहर आ गया, मतलब गिर गया ये। इसका मतलब फ्रिक्शन सिर्फ इतने ही डिस्टेंस पे लगा, जब तक वो बेल्ट पे था, उसके बाद तो फ्रिक्शन लगा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक के लिए लगे, तो हम सिर्फ इसको उतनी ही वेलोसिटी दें ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आ सके। मतलब यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, ब्लॉक की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से जब यहाँ तक ब्लॉक आएगा फ्रिक्शन तब तक एक्ट होगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर देखो फ्रिक्शन कहने का मतलब कि फ्रिक्शन तो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, तो फिर जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी तो फ्रिक्शन चूंकि लेफ्ट में एक्ट हो रहा है तो फिर इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू होगी, और जब इसकी वेलोसिटी इस बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, यानी यहाँ पे दे रखा है कि जो बेल्ट जो रोलर्स हैं वो v स्पीड के साथ रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो बेल्ट है ना ये भी v के साथ, v स्पीड के साथ इसके ऊपर जो है वो चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे v0 हमने स्पीड दिया, यहाँ पे जाके स्पीड जीरो हुई, उसके बाद फ्रिक्शन क्या करेगा, स्पीड बढ़ाएगा, और फाइनली कुछ देर बाद जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी v के बराबर, और ये इस डायरेक्शन में होगी इसकी स्पीड। और जैसे ही इस ब्लॉक की स्पीड इस बेल्ट की स्पीड के बराबर हो जाएगी, फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। यानी फ्रिक्शन कितनी देर के लिए लगा, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक गया, फ्रिक्शन तब भी एक्ट हो रहा था, फिर ब्लॉक यहाँ से यहाँ आया, फ्रिक्शन तब भी एक्ट हो रहा था। तो ये वो केस है जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए एक्ट हुआ है। अगर ब्लॉक यहाँ से गिर गया रहता फिर तो फ्रिक्शन ये वाले हिस्से में एक्ट ही नहीं होता, सिर्फ इतने वाले हिस्से में फ्रिक्शन एक्ट हुआ रहता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये v0 पता कर लें ताकि l डिस्टेंस कवर करने के बाद जो कि यहाँ पे वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाए इसकी। ठीक है ना, हमारा पहला टारगेट ये है कि इस v0 को कैलकुलेट करना। ठीक है, अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है कितनी? आप बोलोगे यार किसी पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी शुरू में
हाफ एम और ये वी नॉट स्क्वायर के बराबर थी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज़ करें, डायरेक्टली हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसके ऊपर वर्क किया किसने होगा? अब लोग यार किसके ऊपर जो है ना वो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, और फ्रिक्शन चूंकि इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, ठीक है, वो फ्रिक्शन इसके ऊपर वर्क डन करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स को हम लिख लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई एम जी के बराबर, क्योंकि इसका जो मास है वो एम ले रखे हम लोग। ठीक है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे है म्यू एम जी। साथ ही साथ इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक कितने का डिस्प्लेसमेंट आया? तो एल का, तो ये हो जाएगा इंटू एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आके रुक गया है ना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे एम और ये एम कट जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा म्यू जी एल, विच इम्प्लाइज वी नॉट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? अंडर रूट ऑफ 2 म्यू जी एल। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इस स्पीड के साथ प्रोजेक्ट करें तो फाइनली यहाँ पे आके, मतलब दूसरे वाले एंड पे आके, इस एंड को हम नाम दे देते हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं एंड वन, और इसको हम बोल दे रहे हैं एंड सेकंड, यानी एंड सेकंड पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। ठीक है, दूसरी बात हम अगर बात करें कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा हो ब्लॉक को, चलो वो टाइम भी हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सो टाइम टेकन बाय ब्लॉक फ्रॉम ये रोलर 1 टू रोलर 2, यानी रोलर 1 से लेकर रोलर सेकंड तक आने में कितना इसको टाइम लगा है, हम लगे हाथ ये भी कैलकुलेट कर ले। तो अच्छा बताओ, ये ब्लॉक था हमारा, ठीक है, ये रोलर 1 पे है फिलहाल, ये आपका हो गया रोलर 1, इधर आपका है रोलर 2। ये जो डिस्टेंस है, लंबाई आपको L गिवन है। पूरे रास्ते बताओ, इसके पास देखो इनिशियल स्पीड इसके पास v नॉट थी, v नॉट ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये रिटार्ड हो रहा है ना, किसकी वजह से रिटार्ड हो रहा है? तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रिटार्ड हो रहा है। तो इसके अंदर जो रिटार्डेशन होगा वो हम कितना लिख सकते हैं? अब बोलोगे रिटार्डेशन इक्वल्स टू हो जाएगा रिटार्डेशन, जो रिटार्डेशन है इसकी वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाई इसका मास। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हुआ करता है म्यू एम जी, इस वाले केस में डिवाइड बाई मास, एम से एम कट गया तो ए इज इक्वल्स टू निकल के आ गया म्यू इंटू जी के बराबर। ठीक है ना, ये माइनस में रहेगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। यहाँ पे इसके पास फाइनली स्पीड कितनी हो गई है? तो यहाँ पे इसके बाद स्पीड हो गई है 0। ठीक है ना, तो R1 से लेकर R2, रोलर 1 से लेकर रोलर 2 तक आने में जो इसको टाइम लगा है, हमने माना कि टाइम टेकन बाय ब्लॉक फ्रॉम R1 टू R2, हम लिख लें लेट इज, हमने मान लिया कि ये जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है T1 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, यही है ना। इस वाले केस की अगर हम बात करें तो आप खुद बताओ फाइनल वेलोसिटी है कितनी? आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है कितनी? V नॉट है। ए की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? माइनस पे लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक की जगह पे हमने लिखा माइनस म्यू जी, और टाइम हमने मान रखा है T1, तो यहाँ से निकल के आ गया T1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया V नॉट डिवाइड बाई म्यू इंटू जी। यानी हमें ये पता चल गया कि V नॉट स्पीड के साथ जब ब्लॉक को प्रोजेक्ट किया गया कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, तो रोलर 1 से लेकर रोलर 2 तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा? V नॉट अपॉन म्यू इंटू जी के बराबर लगेगा। V नॉट ऑलरेडी हम लोग वहां पे कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब कहानी बदलेगी, रोलर 2 तक ब्लॉक आ चुका है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा हो गया रोलर 1 और यहाँ पे हो गया हमारा रोलर 2। अब ब्लॉक को यहां से V स्पीड तक आने में, ये आपका मास है और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में हो जा रही है V के बराबर। ठीक है भाई, यहां पे इसकी स्पीड कितनी थी? जब यहां पे गया था
तो इसकी स्पीड तो जीरो हो गई थी ना। हमने मान लिया कि ये L1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी L1 डिस्टेंस कवर करने के बाद जो इसकी स्पीड है वो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड के बराबर हो जा रहा है। इसके बाद अब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के बीच में जीरो हो गई, दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। फ्रिक्शन तभी तक एक्ट होता है जब तक रिलेटिव मोशन हो सरफेसेस के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो फ्रिक्शन एक्ट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे चूंकि ब्लॉक की स्पीड भी v हो गई और बेल्ट की स्पीड ऑलरेडी बोल रखा था कि रोलर v स्पीड से मूव कर रहा है, तो बेल्ट भी v स्पीड से मूव कर रही है। जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी तो फ्रिक्शन इसके बाद लगना बंद हो जाएगा। तो चलो ये वाला हम टाइम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने लिखा टाइम टेकन बाय ब्लॉक फ्रॉम रोलर टू, ये रोलर 2 पे था, टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी नहीं लिख के आप सिंपल स्पीड के टर्म्स में बात करो, टू स्पीड v। यानी कि यहां से स्पीड v तक पहुंचने में इसको टाइम हमने माना कि t2 टाइम लग रहा है। लेट इस टाइम को हमने मान लिया इस t2, ठीक है ना। अब वही चीज हम यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो तो इसको एक्सेलरेट कराएगा, ठीक है। तो यहां पे वही एक्सेलरेशन की वैल्यू वही हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है म्यू mg, सो दिस इज म्यू mg डिवाइड बाई m कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां भी वही आएगी, म्यू इंटू जी के बराबर आएगी, ठीक है। अब हमारा वही इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी। v मतलब फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड हमने क्या माना है यहाँ पे, v मान रखा है इज इक्वल्स टू u। यहाँ पे यहाँ की स्पीड को इनिशियल स्पीड मानेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक के मोशन को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। तो इनिशियल स्पीड इसकी हो गई 0 प्लस ए की वैल्यू आपकी है म्यू इंटू जी, और टी को हमने मान रखा है t2। तो यहाँ से आपने t2 भी कैलकुलेट कर लिया, t2 विल बी इक्वल्स टू v डिवाइड बाई म्यू इंटू जी, ये चीज़, ठीक है ना। T1 हमने कैलकुलेट कर लिया, T2 हमने कैलकुलेट कर लिया, साथ ही साथ हमने V0 कैलकुलेट कर रखा है कि किस स्पीड से इसको फेंका जाए, ठीक है। अब आपके दिमाग में होगा ये T1 T2 कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी क्या, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखो एक तो आंसर निकाल चुके हैं, इसने पूछा था कि हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या होनी चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड जो होगी उसकी इनिशियल V0 इक्वल्स टू √2 म्यू जी एल के बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इस स्पीड से फेंका गया तो जो हीट डिसिपेशन होगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा फिर से एक बार चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ये हमारा हो गया, दिस वन इज आवर रोलर 1, और यहाँ पे हमारा हो गया रोलर 2, और ये हमारी है बेल्ट, ठीक है। और इसके ऊपर रखा हुआ है हमारा ब्लॉक, ठीक है। ये m मास का हमारा ब्लॉक है। चूंकि हम लोग वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स हम लोग निकालने जा रहे हैं, भाई जो भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होगा वही तो हीट डिसिपेशन के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स हम ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और यही जो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ये H के बराबर होगा, मतलब हीट डिसिपेशन के बराबर हो जाएगा। तो अब उसको हम निकालते हैं। सो H इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन भाई फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें पता है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो भी डिस्प्लेसमेंट है, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि देखिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि ब्लॉक और बेल्ट के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, और जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में आपको वर्क डन को कैलकुलेट करना है ना, उस केस में आपको रिलेटिव डिस्टेंस लेना पड़ता है, यानी ब्लॉक इस बेल्ट के रेस्पेक्ट में कितना चला है, आपको वो वाला डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो ज़रा समझो, ये हम टोटल वर्क डन लिखने जा रहे हैं। सो H इज इक्वल्स टू, H मतलब वही जो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वही हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस होगा। H इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स लगा कितना है, आप बोलोगे म्यू m g के बराबर, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगा है। साथ ही साथ जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे गया तो आप बोलोगे यार कि जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे पहुँचा है ना, उस केस में आपको तो ये नज़र आएगा कि यार ये L चूँकि लंबाई थी कन्वेयर बेल्ट की, तो जो फ्रिक्शन है वो
एल डिस्टेंस तक ही लगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक ने एल डिस्टेंस कवर किया, लेकिन ये बेल्ट के रिस्पेक्ट में इसने एल डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसको जरा हम दूसरे तरीके से समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अब जरा फर्ज करो कि जो बेल्ट का ये वाला पॉइंट है और ब्लॉक का जो जस्ट बॉटम वाला पॉइंट है, दोनों, ठीक है। हम बेल्ट के जो ये वाला पॉइंट है ना, जो येलो कलर से हमने दिखा रखा है, हम उसके रेस्पेक्ट में देखना चाहते हैं ब्लॉक कितना चला है। ब्लॉक देखो यहां से कहां पहुंचा, यहां तक पहुंचा, ठीक है, यहां तक पहुंचा और यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। मान लेते हैं सारा तामझाम t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हुआ था और यहां तक आने में टाइम t1 लगा है, वो ऑलरेडी हम अभी दिखे हैं। यहां से यहां तक आने में t1 टाइम लगा है। ब्लॉक कहाँ कितना इधर गया, अब समझिए, इसको हम थोड़ा इधर दिखा रहे हैं। ये जो ब्लॉक था, साथ ही साथ ये जो बेल्ट का येलो वाला पॉइंट है, ब्लॉक इधर गया है कितना, आप बोलोगे यार कि ब्लॉक तो एल डिस्टेंस कवर किया। क्या ये वाला येलो वाला जो पॉइंट है बेल्ट का, क्या ये रुका होगा उतनी देर तक? नहीं भाई, चूंकि बेल्ट v स्पीड से मूव कर रही है, तो आप बोलोगे ये वाला पॉइंट भी v स्पीड से मूव किया होगा, v स्पीड से मूव किया होगा। ब्लॉक को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है? ये t इक्वल्स टू 0 पे ब्लॉक चलना स्टार्ट हुआ, t इक्वल्स टू t1 टाइम लगा है यहां तक। t1 टाइम तक ब्लॉक चला है, तो क्या t1 टाइम तक ये बेल्ट का ये पॉइंट मूव नहीं किया होगा? ये भी मूव किया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे इमेजिन करो कि ये पॉइंट मूव करके मूव करके मूव करके t1 टाइम में कहीं यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे यार बेल्ट की स्पीड है v, साथ ही साथ ये टाइम आपका हो गया t1, तो ये, ठीक है ना। अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का अब देखो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो इतना डिस्टेंस कवर किया, एल प्लस दिस वन, v इंटू t1 के बराबर, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। अब यहां पे h इक्वल्स टू म्यू एम जी, और यहां से यहां तक के मोशन के लिए हम लिखेंगे, और टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी लिखेंगे, l प्लस ब्लॉक इधर गया, सॉरी बेल्ट इधर आई है, तो ये हो जाएगा v t1, ठीक है। अभी फ्रिक्शन लगना बंद हुआ नहीं है, अभी फ्रिक्शन इसके बाद भी तो लगना शुरू करेगा जब ब्लॉक यहां से वापस लौट आए तब, ठीक है। वो डायग्राम हम जरा अलग से इधर कहीं बना रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ये रोलर 1 और ये हमारा हो गया रोलर 2, और इसके ऊपर ये है हमारी बेल्ट, साथ ही साथ इसके ऊपर हमने रख दिया ये ब्लॉक। इसकी स्पीड यहाँ पे 0 हो चुकी है, m मास का ब्लॉक है, ठीक है ना। अब जरा गौर करिए, बेल्ट का जो ये वाला पॉइंट है जो ब्लू कलर से हमने दिखा रखा है, ठीक है, यहां पे तो ब्लॉक की स्पीड 0 है। फ्रिक्शन कब तक एक्ट होगा? आप बोलोगे जब तक कि ब्लॉक की स्पीड v हो नहीं जाती, यानी यहां पे आके ब्लॉक की स्पीड हो चुकी है v, और ये हमने क्या मान रखा है, इसको तो हमने मान रखा है L1, ये, ठीक है। अब देखिए ब्लॉक की स्पीड धीरे 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 बढ़ेगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ये जो बेल्ट है ना, बेल्ट का पॉइंट तो v स्पीड से कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना लगा है भाई? मान लेते हैं कि यहां पे t बराबर 0 है, और यहां से यहां तक आने का टाइम हमने अभी निकाला, t इक्वल्स टू t2। हमने यही माना ना कि t2 टाइम में यहां से यहां तक आ जा रहा है, मतलब रोलर 2 से उसकी जो स्पीड है वो v के बराबर हो जा रही है, ठीक है। इतने देर तक फ्रिक्शन अभी एक्ट हुआ है। तो जो अगला वर्क डन का टर्म्स होगा वो हम लिखेंगे म्यू एम जी, ठीक है ना। और डिस्टेंस आप लिखेंगे ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है। तो देखो होगा क्या कि ये पॉइंट जो है ना वो कहीं यहां पे आ चुका होगा, ठीक है, और इस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? आप बोलोगे भाई ब्लॉक यहां से आने में t2 ले रहा है, पॉइंट भी यहां से यहां तक आने में t2 लेगा, इस पॉइंट की स्पीड अलग है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना यहां से यहां तक की आप बात करो, ये जो बेल्ट का पॉइंट इधर मूव किया है वो मूव करेगा v मल्टीप्लाइड बाई t2 के बराबर। साथ ही साथ ये ब्लॉक इधर मूव किया है कितना? आप बोलोगे ये इधर मूव किया है L1, ठीक है। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो इतना ही कंसीडर किया जाएगा, दिस वन, ठीक है ना। और ये हो कितना जाएगा? आप बोलोगे यार कि ये आपका हो जाएगा v मल्टीप्लाइड बाई t2 माइनस L1 के बराबर, ठीक है। आपको थोड़ा ये अजीब लग रहा होगा कि यार ये तो फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, तो ये तो पॉइंट इसके कांटेक्ट में होना चाहिए हमेशा, कि नहीं,
फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है मतलब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है यहाँ पे। यानी ये पॉइंट देखो, इसके पास तो वेलोसिटी कुछ देर बाद आएगी ना, तुरंत थोड़ी वेलोसिटी आएगी, लेकिन बेल्ट के इस पॉइंट के पास तो वेलोसिटी थी, वी वेलोसिटी पहले ही थी, तो ऑब्वियसली बात है सड़क के आगे निकल जाएगा, भले फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। वो फ्रिक्शन कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी को वी कर देगा, वो अलग बात है। तब तक ये जो पॉइंट है ना, ये जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये पॉइंट कहीं यहाँ तक आ चुका होगा, ठीक है। तो वी टी टू माइनस एल वन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वी टी टू माइनस एल वन के बराबर, ठीक है। ये टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन हुआ आपका। अब यहाँ पे जो है हमें सिर्फ वैल्यूज़ वगैरह रखनी है और कुछ नहीं, तो चलिए इसको रखते हैं। चलिए एक बार फिर से हम एक्सप्रेशन को अलग से लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास आया है H इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। एक काम करो, आप बाहर कर लो, तो अंदर आपका मिला L प्लस ये वी टी वन, ये हो जाएगा V, और T1 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। T1 आपका है वी नॉट बाई म्यू जी के बराबर है, तो टी नॉट आपका है वी नॉट अपॉन म्यू मल्टीप्लाइड बाई जी के बराबर। ये हो गया प्लस, सॉरी ब्रैकेट यहाँ पे लगाना ज़रूरी नहीं है अभी, माफ़ करिएगा। म्यू एम जी तो बाहर कर लिया, ये हो गया आपका v, और T2 आप देखेंगे तो T2 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो T2 हमने कितना निकाला है, T2 इक्वल्स टू v अपॉन म्यू जी। अब देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो दिस इज v डिवाइड बाई म्यू जी के बराबर। तो ये आपका हो गया v डिवाइड बाई म्यू जी, साथ ही साथ ये आपका है माइनस एल वन, माइनस एल वन। तो एल वन क्या हमने निकाला है कि नहीं, वो हम ज़रा देख लेते हैं। एल वन कहाँ गया, एल वन एल वन एल वन एल वन हमने निकाला नहीं है। चलो एल वन हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जी एल वन हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एल वन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के मोशन को हम एनालाइज करेंगे। आपको पता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के बराबर, ठीक है ना। वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन को स्टडी करेंगे तो ये फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी। तो ये आपका हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर मतलब यहाँ की वेलोसिटी वो तो ज़ीरो है, प्लस टू ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी म्यू इंटू जी, और एस कितना है, एल वन के बराबर है, तो ये आपका हो गया एल वन। तो जहाँ से हमने देखा एल वन इक्वल्स टू मिल गया वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू जी के बराबर। तो एल वन आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस एल वन को यहाँ पे हम रखते हैं, तो एल वन की जगह पे रखेंगे वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, ठीक है। तो एल वन की जगह पे हमने कर दिया वी स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू जी, ठीक है। अब इसको सिंपल हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये आपका हो गया म्यू एम जी, ठीक है ना। ये एल प्लस वी नॉट की वैल्यू हम रख देते हैं। वी नॉट हमने कैलकुलेट किया था, शुरू में कैलकुलेट किया था, एंड दैट वाज वी नॉट अंडर रूट टू म्यू जी एल के बराबर है। तो आप टू म्यू जी एल यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू म्यू जी एल डिवाइड बाई ये म्यू जी है, ये प्लस ये वी स्क्वायर बाई म्यू जी, वी स्क्वायर बाई म्यू जी माइनस ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। देखो सवाल ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। म्यू एम जी को अंदर लेके जाओ, आप अंदर आप लेके जाओगे तो ये हो जाएगा म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस म्यू एम जी को यहाँ पे आप लेके आओगे तो अब देखो म्यू जी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एम और ये अंडर रूट टू म्यू जी एल, ये बचा। यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन म्यू जी माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी के बराबर। आप इसको यहाँ से घटाओगे तो ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा मैक्सिमम हीट डिसिपेशन, यानी जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना, आपको वही कैलकुलेट करना है, वही आपका मैक्सिमम हीट के फॉर्म में लॉस होगा,
ठीक है। तो सवाल में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, और जो समझने की चीज़ें थी वो ये कि हमें ब्लॉक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जो ब्लॉक है विद रेस्पेक्ट टू हमें बेल्ट लेना है पूरे कैलकुलेशन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट के फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, नोट वी हैव टू टेक we have to take distance covered by block with respect to belt, ठीक है ना। यानी बेल्ट के रेस्पेक्ट में हमें लेना है पूरे कैलकुलेशन में। तो यही आपका सवाल है। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, एक मिनट सॉरी, ये आप म्यू एम जी इधर भी लेके आ रहे हैं ना, तो ये वाला जो टर्म होगा थोड़ा सा बदलेगा। अब देखिए वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी और ये म्यू एम जी आ रहा है, तो म्यू जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वी सॉरी ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर, ठीक है ना। म्यू जी कट गया, ऊपर एम बचेगा, सो एम ऊपर बचा, नीचे डिवाइड बाई आपका 2 बच जाएगा, ठीक है ना। आप अंदर करके देख लो, म्यू एम जी यहाँ पे आएगा तो म्यू जी कट जाएगा, एम बचेगा एम वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। हम बार बार एक चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चूंकि क्वेश्चंस लंबे हैं तो मे बी ये ह्यूमन फैक्टर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने का। तो आप कैलकुलेशन एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लें, बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रोसेस है, दैट विल बी द सेम, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।